बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभिप्रेरणा के इस अध्याय में हमने कई विचारधाराओं को पढ़ा। अगले वीडियो में हमने मैकग्रेगर की एक्स वाई विचारधारा को पढ़ा था और आज हमारा अंतिम टॉपिक रहा है जो विलियम ओची की जेड विचारधारा है। जेड विचारधारा से क्या तात्पर्य है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, 4 नंबर से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतिम रूप तक इस वीडियो में बने रहे और इसे समझने का प्रयास करें। सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, विलियम ओची एक प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने अमेरिका के बिजनेस और जापान के बिजनेस पर शोध किया, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद सन 1981 के अंदर उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज, कि अमेरिका का जो व्यवसाय होता है वो किस प्रकार जापानीज चैलेंज को मीट करता है और उन्हें प्रतिस्पर्धाओं के अंदर अपने आप को उभार कर रखता है। गौर करें विद्यार्थी, उनकी थ्योरी थी हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। सन 1981 के अंदर इन्होंने इस बुक को प्रतिपादित किया और इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने जापान के बिजनेस को और अमेरिका के बिजनेस में एक शोध किया, उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन से उन्होंने पाया कि जो जापान का बिजनेस है वो अमेरिका की तुलना में बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, तो अमेरिका वाले उस चैलेंज को कैसे मीट कर अपने व्यवसाय को भी चलाते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, तो सन 1981 के अंदर इस थ्योरी को उन्होंने प्रतिपादित किया, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज, और उसमें उन्होंने बताया कि वास्तविक तौर पर जो जापान का व्यवसाय है, जो जापान का प्रबंध है, वो अमेरिका के प्रबंध के तुलनात्मक रूप से उच्च है, बढ़िया है, और अमेरिका उससे किस प्रकार चैलेंज को वो अपनाकर उन चैलेंज से टकराकर किस प्रकार अपने प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जापान का जापानी जो प्रबंध होता है उसका मूल आधार क्या है, वो जापान का प्रबंध अमेरिका के प्रबंध से ऊपर क्यों है, अच्छा क्यों है, उसका कारण क्या है। उसका कारण उन्होंने मूल आधार बताया, आपको याद रखना है TSI। टी का मतलब है ट्रस्ट। ट्रस्ट से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों विश्वास। गौर करें, एक उचित विश्वास के साथ जब व्यवसाय किया जाता है तो सफल प्रबंध होने का दावा पेश होता है। सबक्लेटली इसका मतलब है मर्मज्ञता। मर्मज्ञता विद्यार्थियों गौर करें, विश्वास, मर्मज्ञता और इंटीमेसी यानी कि आत्मीयता, ये तीनों बिंदु जो मिलकर जापान के प्रबंध को अमेरिका के प्रबंध से उच्च बताते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, TSI, टी का मतलब यहाँ ट्रस्ट है, एस का मतलब है सबक्लेटली यानी कि मर्मज्ञता, और इंटीमेसी यानी आत्मीयता। ये ही जापान के प्रबंध को अमेरिका के प्रबंध से उच्च बताते हैं। विलियम ओची ने जापान के प्रबंध और व्यवसाय पर अध्ययन करके उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिंदु दिए, उनके अंदर उन्होंने विभिन्न प्रकार की चीजों का समावेश किया और बताया कि जापान का प्रबंध अमेरिका के प्रबंध से उच्च कैसे है और अमेरिका का प्रबंध जापान के प्रबंध से क्या क्या सीखता है, और किस प्रकार विलियम ओची ने उन विचारों को रखा कि एक प्रबंधक को, एक व्यवसाय को किस प्रकार ये विलियम ओची की जेड थ्योरी के अंदर जापानी प्रबंधकता को अपनाकर किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार से 7 बिंदुओं से समझाया, उन बिंदुओं को मैं समझाने का आपके सामने प्रयास करूंगा। तो विलियम ओची की जो जेड विचारधारा थी उसके अंदर उन्होंने 7 प्रमुख ग्रुप दिए। 7 प्रमुख ग्रुप में उन्होंने क्या क्या बताया, जो इनकी थ्योरी थी हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज, उन्होंने क्या क्या तरीके बताए कि किस प्रकार कर्मचारी से व्यवहार किया जाए, कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से उनकी छंटनी की जाए, उन्हें मंदी के दौरान भी किस प्रकार उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करके उन्हें लगातार रखा जाए, किस प्रकार उन्हें पदोन्नत किया जाए, समांतर किया जाए, लंबवत किया जाए, किस प्रकार, विभिन्न प्रकार की जो व्याख्या सहित मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों बने रहे। तो उनका पहला बिंदु था आजीवन रोजगार योजना। आजीवन का मतलब है कि लाइफ टाइम उन्हें रोजगार दिया जाए। एक ऐसी अगर विषम परिस्थिति आ जाए, जैसे कि मंदी का काल आ जाए, तो आप उन कर्मचारियों की छंटनी कर उन कर्मचारियों को संस्था से बाहर ना निकाले, उन्हें लगातार उस कंपनी के अंदर रखे और उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करवाए। उनके ऐसे अपनी एक विषम परिस्थिति आ जाती है और अगर हम हमारे कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं, तो उनका था कि विलियम ओची की जेड विचारधारा के अंदर था ऐसा ना हो, उन्हें हमेशा आजीवन रोजगार प्रदान उपलब्ध किया जाए। ऐसी अगर मंदी आ जाए, ऐसा कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए, तो उन्हें आजीवन रोजगार उपलब्ध किया जाए और ऐसे मंदी काल में किसी कर्मचारी की छंटनी कर उन्हें बाहर ना निकाला जाए। विद्यार्थियों गौर करें, आप बिंदुओं से ही इनकी व्याख्या करना सीखे। बिंदुओं से अगर आप समझ जाते हो एक बिंदु को, तो आप आराम से व्याख्या कर सकते हो। गौर करें विद्यार्थियों,
आजीवन रोजगार से मतलब है उनका कि मंदी काल में भी कंपनियां किसी कार्मिक की छंटनी या जबरन छुट्टी नहीं कर सकती है। उनकी ये विचारधारा थी। विलियम ओची की जेड विचारधारा के अंदर उन्होंने जो सिद्धांत दिए उनमें उन्होंने ये बताया, एक कर्मचारी को आजीवन रोजगार प्रदान किया जाए। अगर मंदी आ जाए या फिर कोई कंपनी में किसी कार्मिक को छंटनी कर या फिर जबरन उन्हें बाहर ना निकाला जाए। ऐसे मंदी आ गई है और एक संस्था किसी कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पा रही है तो उसे जबरन वहां से बाहर निकाला जाए और उसे छंटनी कर विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को उस संस्था से बाहर किया जाए, तो ऐसा कतई ही ना हो। या गौर करें विद्यार्थियों, तो मंदी काल में भी आप लिख सकते हैं कि आजीवन रोजगार योजना के अंदर विलियम ओची ने जेड विचारधारा के अंदर बताया किसी कर्मचारी को मंदी काल में भी कंपनी किसी कार्मिक की छंटनी नहीं करेगी, ना किसी जबरन उसे जबरन छुट्टी नहीं कर सकती है, जबरन उसे छुट्टी करके उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती है। घाटा उठाकर भी कर्मचारी को बनाए रखना चाहिए। अगर घाटा भी हो जाए मगर कर्मचारियों को दीर्घकालीन कार्य कराने के लिए उन्हें बनाए रखना चाहिए ताकि उनमें निष्ठा भान पैदा हो, वो ईमानदारी से कार्य करे। वो संस्था को इसमें यह भी है कि उन्हें कर्मचारियों को यह लगे कि संस्था हमारी है और संस्था के प्रति उनमें एक ऊर्जा भावना आती है, निष्ठा भावना आती है, ईमानदारी की भावना आती है। वो संस्था को अपनी संस्था मानकर कार्य करते हैं, वही एक सफल संस्था होती है और उसमें कार्य करने वाले प्रबंधक सफल होते हैं। विद्यार्थियों, तो यही है आजीवन रोजगार योजना। एक ऐसी मंदी काल में भी उन्हें ना निकाला जाए, उन्हें जबरन छुट्टी ना दी जाए और उन्हें हर स्थिति के अंदर घाटा उठाकर भी उन कर्मचारियों को पैसे दिए जाए ताकि उनके अंदर एक निष्ठावान बनी रहे, संस्था के प्रति ईमानदारी की भावना बनी रहे। विद्यार्थियों, मेरे शब्दों को सुनना, आप आराम से इसे लिख पाओगे। दूसरा बिंदु है मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति करना। हमेशा मूल्यांकन किस प्रकार से एवोल्यूशन होना चाहिए और उसकी पदोन्नति किस प्रकार से होनी चाहिए, विद्यार्थियों गौर करें। इसके अंदर विलियम ओची कहते हैं कि कर्मचारी में उत्पादकता सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है। जो भी उत्पादकता होती है किसी संस्था के अंदर मंद गति से मूल्यांकन करना चाहिए। यूं नहीं है कि किसी कर्मचारियों को अगर आप कर्मचारी वहां आ गए और आपने उनका मूल्यांकन हाथों हाथ कर लिया और उन्हें संस्था से बाहर निकाल दिया, ऐसे नहीं। मंद गति हमेशा धीमी होनी चाहिए। एक कर्मचारी संस्था के अंदर कार्य कर रहा है, वो संस्था के अंदर आया है और उत्पादकता वो कैसे पैदा कर सकता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकता है। सामूहिक प्रयास होते हैं, सामूहिक प्रयास और परिणामों से हम उत्पादकता पैदा कर सकते हैं। यूं नहीं कि एक अकेला आदमी सब कुछ कर ले, नहीं। और कर्मचारी संस्था के अंदर कार्य अगर कर रहा है तो उसे समय दिया जाए, उसके कार्यों की जांच, उसका मूल्यांकन एक निश्चित समय, मतलब कि समय यूं नहीं कि 1-2 साल के अंदर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो और उसने कुछ नहीं किया, उसे संस्था से बाहर निकाल रहे हो, नहीं। उसका मूल्यांकन कम से कम 10 वर्ष तक लिया जाए। और ये विलियम ओची कहते थे। विद्यार्थी, हम समझने का प्रयास करेंगे सरल शब्दों में। उत्पादकता सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है। विद्यार्थियों गौर करें, उत्पादकता जो भी होता है वो सामूहिक प्रयासों के परिणाम से होती है विद्यार्थियों। और इसमें इसी में मंद गति मूल्यांकन और पदोन्नति से बताया गया कि किसी व्यक्ति की पदोन्नति उसके व्यक्तिगत उपलब्धि पर ना दी जाए, मगर यह देखा जाए कि वो कर्मचारी किस प्रकार अपने प्रयासों से सबको अभिप्रेरित कर संस्था के अंदर अपने आप को उभारता है, उसकी अभिप्रेरित लक्षण देखे जाए, फिर उसकी पदोन्नति की जाए। गौर करें विद्यार्थियों, व्यक्तिगत उपलब्धि से पदोन्नति ना करके इस आधार पर की जाए कि वो समूह को किस प्रकार से मोटिवेट कर रहा है। विद्यार्थियों, ये मैंने बिंदु को निकाला है और इन बिंदुओं से आप भाषा के माध्यम से आप लिखने का कॉपी में प्रयास करना। मैं सिखा रहा हूं विद्यार्थियों किस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं, उन्हें आपको कॉपी में लिखना है। देखें, मंद गति से मूल्यांकन और पदोन्नति मैंने आपको समझाया कि उत्पादकता, एक कर्मचारी में जो उत्पादकता होती है संस्था के अंदर, वो कर्मचारी सामूहिक प्रयासों और परिणामों से मिलकर कर सकते हैं, ना कि एक अकेला आदमी। और व्यक्तिगत उपलब्धि से पदोन्नति ना कर किस आधार पर की जाए कि वो समूह को किस प्रकार अभिप्रेरित कर रहा है, ये सब उसके अंदर देखकर ही पदोन्नति की जाए। देखो, बिंदु में पदोन्नति है तो अपन को पदोन्नति के बारे में बताना पड़ेगा। और पदोन्नति विद्यार्थियों लंबवत ना होकर, यानी कि उच्च प्रबंधक, मैंने आपको पहले समझाया था प्रबंधन के अंदर उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक, निम्न प्रबंधक, ये कहते हैं इस प्रकार से ना होकर एक समांतर रूप में किया जाए, सब कर्मचारियों को या प्रबंधकों को समान रूप से रखा जाए। लंबवत तो यूं हो जाएगा, मगर ये कहता है कि समांतर रूप में रखा जाए, यानी सब का अधिकार और प्रत्यायोजन एक ही समांतर रूप में हो। और किसी को पहचानने के लिए धीमी गति होनी चाहिए। 1-2 वर्ष की अवधि में किसी कर्मचारी को आप नहीं पहचान सकते, उसे पहचानने के लिए कम से कम 10 वर्ष का समय उपयोग में लेना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, ये था मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति। जीवन वृत्ति पथ, जीवन वृत्ति पथ से विद्यार्थियों क्या मतलब है कि जिस प्रकार हम जीवन के आधार पर उसकी लाइफस्टाइल को कैसे चुना जाए,
वो वहां जो कार्य कर रहा है उसके अंदर क्या योग्यता देखी जाए। उसके अंदर प्रबंधक की विशेषज्ञता पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। वो स्पेशलाइज्ड कोई काम कर रहा है उस पर अधिक बल ना देकर उसकी गैर विशिष्टीकृत को पर आधार पर होनी चाहिए। वो उसके और विशिष्टीकरण, एक इंसान के अंदर एक विशेषता होती है कि वो एक अच्छा क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी है, मतलब कि अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, मगर वो ऐसी विशेषता नहीं, उसके अंदर सब विशेषता देखी जाए। गेंदबाजी के अलावा वो अच्छा कैच भी पकड़ता है और अच्छी बॉलिंग भी कर लेता है, सॉरी कीपिंग भी कर लेता है। तो विभिन्न प्रकार की ऐसी कर्मचारी के अंदर विशेषता देखनी चाहिए कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञ नहीं हो, वो किसी एक कार्य में विशेष नहीं हो, वो हर काम के अंदर उसके अंदर विभिन्न प्रकार की उपयोगिता हो। तो ये जीवन वृत्ति पथ यानी कि जो उसका जीवन लाइफस्टाइल जो चलने का जो रास्ता है उसमें प्रबंधकों की विशेषता पर आधारित बल नहीं, जो अंदर मैनेजर जो कार्य करता है उसकी विशेषज्ञता पर जोर ना देकर गैर विशिष्टीकृत आधार पर उसका चयन होना चाहिए और समस्त विभागों में कार्यों को समझे और वो उसी विभाग में विभिन्न प्रकार के कार्यों को समझ सके। वो सिर्फ एक ही कार्य के ऊपर फोकस नहीं करे, उस कार्य विभाग के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जब कार्य उनको समझ सके। इसलिए इसे ये परिवर्तन की नीति भी कहा गया है कि हर स्टेज पर, हर स्तर पर वो अपने आप को समझकर और कार्यों को, विभिन्न प्रकार के कार्यों को समझकर अपने आप की जो योग्यता है उस पर प्रबलता करे, इसलिए इसे परिवर्तन की नीति भी कहा गया है। तो जीवन वृत्ति पथ के अंदर यह बताया गया, एक प्रबंधक की विशेषज्ञता को ना समझकर उसकी गैर विशिष्टता को भी समझना चाहिए और समस्त विभागों में वो कार्य कर सके, इसलिए इसे परिवर्तन की नीति को भी अपनाया गया। मानवीयता पर बल, विद्यार्थियों गौर करें, मानवीयता पर बल। चौथा बिंदु मानवीयता यानी कि एक मानव जो किस अपना व्यवहार दूसरे के प्रति कैसे करता है, न सबसे भी आप समझ सकते हो मानवीयता। हम कहते हैं ना कि हमें मानवीयता का रूप दर्शाना चाहिए, किसी के साथ घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए, सब में महत्वाकांक्षा की भावना रखनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ ही मानवीयता पर बल ये है कि एक प्रबंधकों को पूर्ण ध्यान देना चाहिए, एक कर्मचारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए, यहाँ तक कि उस कर्मचारी का सिर्फ संस्था तक नहीं, उसके घर के कार्यों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। उसके कार्यस्थल तक जो सीमित कार्य होते हैं वहां तक ही नहीं, उनके परिवार की दृष्टिता को भी देखना चाहिए कि उसका परिवार किस प्रकार चल रहा है, उसके परिवार का लालन पोषण कैसे हो रहा है। ये कर्मचारी हमारे यहाँ जो कार्य कर रहा है उसकी रुचियों पर भी गौर करना चाहिए, उसकी महत्वाकांक्षाओं पर भी गौर करना चाहिए। ये मानवीयता पूर्ण व्यवहार होता है, यानी मानवीयता पर बल इस प्रकार दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, आप शब्द के अनुसार आप व्याख्या कर सकते हैं, मैं सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, आप गौर करें। तो मानवीयता पर बल यह है कि एक प्रबंधक को पूरे कर्मचारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए, यहां तक कि कार्यस्थल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। आगे गौर करें, सामूहिक निर्णय। मानवीयता पर बल को पढ़ने के बाद सामूहिक निर्णय। विद्यार्थियों, पांचवा बिंदु हमारा है जो सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय से क्या तात्पर्य है? कर्मचारियों को जिस प्रकार उच्च प्रबंधक, बड़े बड़े प्रबंधक जिस प्रकार निर्णय लेते हैं, उनमें कर्मचारियों के निर्णयों में भी उन्हें भागीदार बनाया जाए। एक छोटे कर्मचारी भी एक सफल संस्था को चलाने के लिए अपने परामर्श दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को भी भागीदार बनाया जाए। तो विलियम ओची अपनी विचारधारा के अंदर बताते हैं कि सामूहिक निर्णय लिए जाए, सामूहिक निर्णय के अंदर छोटे कर्मचारियों को भी भागीदार बनाया जाए, उनसे भी परामर्श लिया जाए, उनसे भी सलाह ली जाए। मानव संसाधन विकास। विद्यार्थियों, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका विकास किस प्रकार किया जाए? मानव संसाधन के अंदर विभिन्न प्रकार के कर्मचारी आ सकते हैं, उनकी पदोन्नति आ सकती है, संसाधन का किस प्रकार उपयोग लिया जाए और कर्मचारी किस प्रकार कार्य करें, उन चीजों को शामिल किया जाता है। इसके अंदर कर्मचारियों की लगाव, उनका उत्साह पैदा करना, उनके अंदर जो छिपी हुई क्षमता उनको पैदा करना, वो किस प्रकार अभिप्रेरित नहीं है, अभिप्रेरित करके उनकी छिपी हुई क्षमता से उनका विकास करवाना और उनको प्रशिक्षण प्रदान करवाकर विभिन्न कार्यों के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करना। ये मानव संसाधन विकास के अंदर बताया गया कि उनके अंदर लगाव, उनके अंदर उत्साह पैदा करवाना और छिपी हुई क्षमता को जागरूक कर विभिन्न संस्थाओं के अंदर उन्हें प्रशिक्षण देकर उनमें कार्यों के प्रति उनमें अभिलाषा जागृत करना। ये मानव संसाधन विकास के अंदर लिया गया। अनौपचारिक नियंत्रण। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के अंदर एक अनौपचारिक नियंत्रण होना चाहिए, उनके अंदर अनौपचारिक संबंध स्थापित कर उनमें विश्वास तथा सहयोग की भावना पैदा कर एक अनौपचारिक वे अपनाना चाहिए, यानी जो कि घूम फिर कर वापस एक साथ भावना, ऐसी भावना के अंदर विश्वास हो, उनके अंदर सहयोग की भावना हो, सबको साथ मिलकर कार्य करने की चेष्टा करवाना और इस प्रकार नए नए दृष्टिकोण उपलब्ध करवाना। इस प्रकार विलियम ओची ने
ये जो पूरी विचारधारा समझाई, अपनी थ्योरी हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज 1981 के अंदर उन्होंने जापानीज प्रबंधन की जो आधारशिला बताई, उन्होंने TSI बताया, ट्रस्ट यानी विश्वास, स्टेबिलिटी यानी कि सबक्लिटी यानी कि मनमेगिता, और इंटीमेसी यानी कि आत्मीयता के बारे में उन्होंने बताया और 7 प्रकार के बिंदुओं से समझाने का प्रयास किया। आजीवन रोजगार योजना के माध्यम से मंद गति से मूल्यांकन, पदोन्नति, जीवन वृत्ति पथ के आधार पर, मानवता पर बल, सामूहिक निर्णय, मानव संसाधन विकास और औपचारिक नियंत्रण। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हम अभिप्रेरणा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और अभिप्रेरणा के अगले अध्याय के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो मैं आपको दूंगा उन्हें करने हैं और उन प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में। फिर हमारा नया चैप्टर चालू होगा। विद्यार्थियों गौर करें, ये छोटी छोटी चीजें जो है ये आपको कॉपी में नोट करनी है और इन शब्दों को मैं किस प्रकार आपको लिख रहा हूं ये आपके भविष्य में बहुत उपयोगी रहेगी। अंतिम रूप तक आप इन चीजों को लिखते रहे और पूरे वीडियो को देखें और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप इन चीजों को अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि ये चीजें आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के अंदर, यहाँ तक कि बीकॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सांख्यिकी अधिकारी, विभिन्न प्रकार की भर्तियों में इन चीजों का बहुत उपयोगिता रहती है। यहाँ की प्रथम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर भी इन चीजों से सवाल पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों धन्यवाद। हम अगले वीडियो के अंदर अभिप्रेरणा की कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे, उन्हें आपको कॉपी में करना है और जहां तक मैं समझता हूं कि आपको अभिप्रेरणा अध्याय पूरा समझ में आ गया होगा और भी अगर कोई समस्याएं रही है तो हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैं विभिन्न प्रकार की जब प्रश्नोत्तरी कराऊंगा, क्योंकि हमें बीओ के अंदर पूरे में से पूरे अंक लाने हैं और ऐसा हो भी सकता है और हुआ भी है हमारे स्कूल के अंदर। पिछले सत्र के अंदर जिन्नत करके छात्रा हुई, उन्होंने 100 में से 100 अंक हासिल किए, तो आप भी ला सकते हो क्योंकि हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं मगर पढ़ना आपको है। प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम रूप तक लड़ना आपको है। हम आपका पूरा साथ देंगे 100%। मैं आपको छोटी छोटी प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लेखन शैली, विभिन्न प्रकार की शब्दावली, टर्मोलॉजी, एक एक छोटे छोटे सारांश की अभिभूतियां भी आपको करवाऊंगा, मगर अंतिम रूप तक जो लड़ना है वो आपको लड़े रहना है विद्यार्थियों। तो धन्यवाद और अगले वीडियो में हम अभिप्रेरणा की प्रश्नोत्तरी लेकर उभरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।